वोट दिया है, पिछड़ा दलितों ने अधिकार लिया है, तब जाकर हम मांगते हैं हम पिछड़ा दलित होने का गुनाह चलो पहुंचो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। यहीं पे 500 शिक्षक 5 साल से सरकार हम लोग को ऐसे दर दर कर खा रही है। 1 साल में 25 स्टेट सुप्रीम कोर्ट में लग चुका, लेकिन सरकार एक भी जज को सुनवाई नहीं करवा रही नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। आज के विश्लेषण में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुद्दे की जो यूपी के लाखों युवाओं के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। करीब 69,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला, ओबीसी आरक्षण पर विवाद, बेरोजगारी, पेपर लीक और पूर्वांचल में उद्योगों की कमी, ये वो मुद्दे हैं जो यूपी की सियासत और समाज को हिलाने का काम कर रहे हैं। वैसे तो आप वाकिफ हैं कि आजकल अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूपी को गरीब राज्यों में गिनने की चर्चा छाई हुई है। उस दशा में जब ये राज्य देश को 9 प्रधानमंत्री भी दे चुका है और उसी राज्य में इतना व्यापक 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। आखिर क्या है इस घोटाले की सच्चाई? क्यों यूपी का युवा आज सड़कों पर है और पूर्वांचल में इसकी आग दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? आज के विश्लेषण में इसी तथ्य को बारीकी से खंगालेंगे। न्याय चाहते हैं सर, सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ये क्या है, कौन सा घोटाला है जिसकी इतनी ज्यादा बात हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। ये भर्ती शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी और लिखित परीक्षा के आधार पर होनी थी, लेकिन जल्द ही ये प्रक्रिया विवादों में घिर गई। ओबीसी और एससी एसटी उम्मीदवारों ने आरोप ये लगाया कि उनके आरक्षण को दरकिनार कर सवर्ण उम्मीदवारों को नियुक्तियां दे दी गईं। अब ये विवाद कैसे शुरू हुआ ये भी आपको बताते हैं। 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई जिसमें कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। ओबीसी के लिए 27% और एससी एसटी के लिए 21% आरक्षण का कोटा था, लेकिन मेरिट लिस्ट में सवर्ण उम्मीदवारों को ज्यादा मौके दे दिए गए, ऐसा आरोप लगा। कोर्ट ने 2021 में भर्ती पर तुरंत रोक लगा दी और जांच के आदेश बैठा दिए। 2025 तक हाई कोर्ट के कई आदेशों के बावजूद यह मामला अभी तक सुलझा नहीं है। कई ओबीसी और एससी एसटी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, ऐसा आरोप लगा है, जिसके बाद अब असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। इस भर्ती से जुड़े कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। कुल 69,000 सीटों में से करीब 20,000 ऐसी सीटें हैं जिन पर नियुक्तियां अभी विवादित हैं। ओबीसी उम्मीदवारों का यह दावा है कि करीब 10,000 सीटों पर सवर्णों को गलत तरीके से चुन लिया गया, मनमाने ढंग से चुन लिया गया, ऐसा आरोप है। 2023 में एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट तैयार करने में पारदर्शिता की कमी दिखाई गई, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब यहां यह सवाल उठता है कि जब कोर्ट ने साफ तौर पर यह आदेश दे दिए तो फिर देरी क्यों हुई? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक चूक है
या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खेला भी है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बड़ी अनियमितता का एक बड़ा पहलू बेरोजगारी भी है। यूपी में बेरोजगारी की मौजूदा स्थिति क्या है, अब आप ये समझिए। 2024 के CMI का डेटा है, वो ये दावा करता है कि यूपी में बेरोजगारी दर 7.4% है, जो राष्ट्रीय औसत 7% उससे ज्यादा निकल गई है। एक औसत आंका गया था 7%, उससे आगे बढ़ के 7.4 हो गई है अब बेरोजगारी दर मौजूदा वक्त में। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी 8% तक है, खासकर पूर्वांचल के जिलों में। यूपी में हर साल 10 लाख युवा नौकरी के लिए तैयार होता है, लेकिन सरकारी नौकरियां सिर्फ 1-2 लाख ही हैं। ये बहुत अहम तथ्य हमने आपको बताया कि हर साल 10 लाख युवा नौकरी के लिए सड़क पर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, मार्केट का रुख कर रहा है, लेकिन नौकरियां पैदा हो रही हैं सालाना सिर्फ 1 और 2 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी के 9 लाख कहां गए? बाकी के 9 लाख लोग रोजगार जब उनको नहीं मिला तो वो इसी तरह व्यापक प्रदर्शन का रुख अख्तियार कर रहे हैं। और इस पूरी अनियमितता के बीच विरोध का सबब जिसके लिए सबसे ज्यादा बन रहा है वो है पेपर लीक का सिलसिला, क्योंकि यह दावा किया जाता रहा है कि स्टूडेंट्स तो तैयारी करके आ रहे हैं, लेकिन जो गैर पात्र स्टूडेंट्स हैं, पेपर लीक हो गया, वो ज़्यादा नंबर ले आते हैं। और जिस छात्र ने पढ़ाई की, मेहनत की, वो अपनी तैयारी के साथ गया, लेकिन वो उनसे पिछड़ गया जिन्होंने पेपर लीक के ज़रिए अपनी तैयारी की। अब आप ये समझिए कि आखिर ये पेपर लीक कब कब हुए और क्या वजहें थी, कौन इनका जिम्मेदार है, ये आपको बताते हैं। 2018 की यूपी पुलिस भर्ती थी, इसमें भी पेपर लीक का आरोप लगा। 2021 की अगर बात की जाए, यूपी TET की परीक्षा थी, इसमें भी पेपर लीक हुआ। सभी मीडिया हाउस ने इसका बहुत ज़्यादा कवरेज भी किया था। 2023 में यूपी PSC RO और ARO की परीक्षा थी, वो भी पेपर लीक के हवाले चढ़ गया। साल दर साल अलग अलग परीक्षाएं पेपर लीक के हवाले सुपुर्द हो जाती हैं। इन अलग अलग पेपर लीक ने लाखों युवाओं का भरोसा भी तोड़ा है। प्रतियोगी परीक्षाओं से भरोसा उत्तर प्रदेश के युवा का लगातार टूटता जा रहा है। एक्स पर एक यूजर लिखता है कि पेपर लीक माफिया यूपी में लगातार फल फूल रहा है और सरकार जांच के वायदे पर वायदे किए जा रही है। लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में युवा लगातार सड़कों पर हैं। 2024 में लखनऊ में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है, जिसकी तस्वीरें एक्स पर वायरल भी हुई है। युवाओं का कहना है कि हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन नौकरी मिलती है घोटालेबाजों को। पेपर लीक, पेपर खरीदने वालों को, जो पेपर लीक करवा कर जिनको पेपर दिया जाता है, वो मेरिट में आ जाते हैं, और जो पढ़ने वाला युवा है वो बेरोजगार ही रह जाता है। अब यहां यह सवाल तो खड़ा होगा ही कि जब यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है तो इसके युवाओं को रोजगार के लिए इतना ज्यादा संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। अब आपका ध्यान पूर्वांचल के अहम जिलों की ओर ले जाते हैं, जहां पर ये समस्याएं बहुत ज्यादा गहरी हैं। पूर्वांचल की मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो यूपी के पूर्वी जिले जैसे कि वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं। 2023 के एक सर्वे में पूर्वांचल के 70% घरों में औसत आय 10,000 रुपए माह से कम है। 70% पूर्वांचल के ऐसे घर हैं, जो बहुत बड़ा सर्वे हमने आपको बताया, वहां पर उनके घरों में प्रति महीने 10,000 रुपए से भी कम आ रहा है। आप स्थिति का आकलन कर सकते हैं, कितनी दयनीय स्थिति है पूर्वांचल जिलों की। उद्योगों में कमी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। बड़े कारखाने या निवेश मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में केंद्रित हैं, पूर्वांचल में नहीं हैं। ये एक बड़ा कारण है। अब चुनौतियां क्या हैं, ये भी आपको समझाते हैं। बुनियादी सुविधाओं की पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा कमी है। खराब सड़कें हैं, बिजली की अनियमित आपूर्ति है और इंटरनेट
कनेक्टिविटी की भी लगातार समस्याएं आ रही हैं। ये एक बड़ी समस्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में प्रति 10,000 लोगों पर सिर्फ एक ही सरकारी अस्पताल है। कितनी गौर करने वाली बात है कि 10,000 लोगों के बीच एक सरकारी अस्पताल है। स्कूल में शिक्षकों की कमी है, ये भी एक बहुत बड़ी कमी पूर्वांचल में बताई जाती है, जिससे युवा वहां के बेरोजगार लगातार होते जा रहे हैं। प्रवास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर साल 20 लाख लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा है, रोजगार के लिए पूर्वांचल से दिल्ली, मुंबई या सूरत जैसे शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। ये स्थिति तो सिर्फ हमने आपको पूर्वांचल की बताई। 20 लाख युवा हर साल पूर्वांचल से पलायन कर जा रहा है। एक्स पर एक यूजर लिखता है कि यूपी ने 9 प्रधानमंत्री दिए लेकिन पूर्वांचल में बिजली, पानी, नौकरी नहीं है। एक और यूजर लिखता है कि योगी सरकार एक्सप्रेस वे की बात करती है लेकिन पूर्वांचल में सड़कें टूटी हुई हैं। पूर्वांचल की ये दयनीय तस्वीर बताती है कि विकास की चमक अभी हर कोने तक नहीं पहुंची है। लेकिन सवाल ये भी कि सरकार आखिर कर क्या रही है। अब विपक्ष का इसको लेकर क्या कहना है, ये भी हम आपको बताते हैं। पहले सरकार का क्या पक्ष है वो आप देखिए। इसको लेकर यूपी सरकार का कहना है कि इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यूपीएसएससी को मजबूत किया है। सरकार ये भी दावा करती है कि 2025 में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के जरिए निवेश लाने की कोशिश में है। सीएम योगी बीते रोज बोले हैं कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाकर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश को। पेपर लीक रोकने के लिए उन्होंने हवाला दिया है कि 2024 में इसके खिलाफ सख्त कानून भी हमने लागू कर दिया जब इस तरह के मामले प्रकाश में आए। लेकिन उसका परिणाम कितना सकारात्मक हुआ ये आप सभी जानते हैं। वहीं इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। सपा नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर बीते रोज ये लिखा था कि यूपी में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बीजेपी की देन है। शिक्षक भर्ती घोटाला इसका जीता जागता सबूत है। शिक्षक भर्ती घोटाला जिस पर हमारा ये शो है उसको लेकर अखिलेश यादव बहुत ज्यादा मुखर हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का इसको लेकर कहना है कि पूर्वांचल को सिर्फ वादे मिले, रोजगार नहीं मिला। दावे और आरोप जो भी हों, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश का युवा लगातार पिस रहा है। कोर्ट के आदेश लागू नहीं हो रहे हैं और पेपर लीक माफिया भी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बेलगाम है, उन पर नकेल नहीं कसी जा रही है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले, बेरोजगारी और पूर्वांचल की तमाम चुनौतियों की कहानी। मौजूद सवाल यह है कि क्या सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कर पाएगी? पूर्वांचल में उद्योग और बुनियादी सुविधाएं कब तक पहुंचेंगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी के युवाओं का भविष्य कब सुरक्षित हो पाएगा? बहरहाल दोस्तों, एक के बाद एक पेपर लीक के मामले और भर्तियों में घोटाले, इस पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। यार तुम्हारी भर्ती अच्छी है। क्या भर्ती अच्छी है? मौत तो हो नहीं रही है। मौत हो जाए तो ठीक है। इस तरह से बहन बेटियों को केवल पीटा है। राम राज में यही सब हो रहा है। अयोध्या की बेटी हो तो तभी अन्याय नहीं। कमर से चलो पहुंचो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नहीं है यहीं पे 500 शिक्षक 5 साल से सरकार हम लोग को ऐसे दर दर भटका रही है। एक साल में 25 केस सुप्रीम कोर्ट में लग चुका, लेकिन सरकार एक भी डेट को सुनवाई नहीं करवा रही है। नहीं है यहीं पे 500 शिक्षक निकाल दिए गए थे। रातों रात 4 घंटे के अंदर उनकी नियुक्ति करने का काम
करेंगे? डेट बताओ, डेट बताओ, समय बताओ, समय बताओ। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। सम्मान हमारा, सम्मान हमारा, सम्मान हमारा, हक हमारा, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। थोड़ी सा हवा जाने दो। पीछे से आओ ना भाई, पंखा में ले जाओ अंदर, पंखे में ले जाओ। ठीक, मैं जा रहा हूँ। पंखा में ले जाओ, पंखा में। ये एक और बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा भाई। आगे पकड़ के रखिए। देखिए लगातार जो है बीमार हो रहे हैं व्यक्ति। बहादुर भाई हम नहीं जाने वाले। हम लोग, हमने वोट दिया है, पिछड़ा दलितों ने अधिकार लिया है, तब जाकर के हम मांगते हैं। हम पिछड़ा दलित होने का गुनाह कर रहे हैं। हम ओबीसी एससी समाज के वो अभ्यर्थी हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षक घोटाला करके नौकरी से वंचित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद घोटाला स्वीकार कर चुके हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग घोटाला स्वीकार कर चुका है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने माना है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त 2024 को अपना आदेश दिया। उसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घोटालेबाज सिद्ध किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निर्देशित किया 3 महीने में ओबीसी एससी समाज के लोगों को नई चयन सूची जारी करते हुए न्याय दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार ओबीसी एससी समाज के लोगों को न्याय नहीं देना चाहती। इस अन्याय के साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय संजय कुमार निषाद, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, आदरणीय आशीष पटेल जी, डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस अन्याय में सरकार के साथ हैं, क्योंकि ये लोग बीजेपी सरकार के साथ हैं। ये लोग हमारे वोट को बेच करके बीजेपी सरकार तक दलाली करने का काम कर रहे हैं। हम लोग पिछले 4 साल से लखनऊ सड़कों मारे पीटे जा रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का कोई मंत्री हमारी आवाज को सुनने वाला नहीं है, हमारी पीड़ा को सुनने वाला नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में जितने भी ओबीसी एससी समाज के लोग हैं, खासकर अभी हम लोग संजय निषाद जी के आवास पर हैं, खासकर निषाद समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये लोग
न ही निषाद समाज के हैं, न ही ओबीसी एससी समाज के लोगों के हैं। ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, खुद मंत्री बनने के लिए, अपने बेटों को मंत्री बनाने के लिए, ये लोग हमारे निषाद समाज के वोट को, ओबीसी एससी समाज के लोगों को, उनके वोट को सिर्फ बीजेपी के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं। मेरा ओबीसी एससी समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि जब जब ये लोग आपसे वोट मांगने आए तो इन लोगों से पूछना 69 शिक्षक भर्ती में अच्छा घोटाला करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ओबीसी एससी समाज के जिन हजारों छात्रों को नौकरी से वंचित किया गया, उन लोगों को न्याय क्यों नहीं मिला और आप लोग उन्हें न्याय क्यों नहीं दिला पाए। जय हिंद, जय भारत। आरक्षण घोटाला है, आरक्षण घोटाला है, आरक्षण घोटाला है, आरक्षण घोटाला है। बैग किसका? इनका है बैग? बैग उठा लो दोनों, चलिए आइए। चलो बेटा, तुमको बिस्कुट खिलाए पहले। चलो चलो, माँ के साथ चलो, माँ के साथ रहो। आ जाइए, आ जाइए, आइए, 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 लीजिए बेटे को, पकड़िए। आरक्षण घोटाला है, आप जुड़े रहिए एफएम न्यूज के साथ। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं। शुक्रिया, नमस्कार।